नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू DICS। आज हम लोग एक रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट लेकर कौन आई, जो कि आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया? तो एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो कि बहुत बार न्यूज़ में रहती है, आपका यूनेस्को। यूनेस्को बहुत बार न्यूज़ में रहती है। यूनेस्को इसलिए न्यूज़ में रहती है बिकॉज ऑफ आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग जो आपका सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसके प्रिजर्वेशन के लिए ये न्यूज़ में रहती है। कभी कभी नेशनल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स, उसमें जो ये न्यूज़ में आपको दिखेगी। जैसे कि आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन डिक्लेयर करता है? यूनेस्को ही करता है, ठीक है। बट आपने ये रिपोर्ट जो है पहली बार देखी होगी कि जो वाटर के साथ एसोसिएटेड है, ओशियन वाटर के साथ एसोसिएटेड है, उसकी रिपोर्ट कौन लेकर आ रहा है? यूनेस्को। अब यूनेस्को अकेला ये रिपोर्ट लेकर नहीं आ रहा है। यूनेस्को के साथ साथ बहुत सारे एसोसिएशंस कह सकते हो या इनिशिएटिव्स कह सकते हो या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो इसके साथ हेल्प करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ आइसलैंड, इसने जो है बहुत हेल्प की इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग। फिर एक इनिशिएटिव है द इकोनॉमिस्ट ग्रुप एंड द निप्पॉन फाउंडेशन, ठीक। फिर कोरिया के एक इंस्टीट्यूट है, नाम क्या है? कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन। और एक गोल है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें जो है यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक डिकेड हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 2021 से 2030 तक, ठीक है। उसका नाम ये है, इसने भी हेल्प की, इसमें जो मेंबर्स थे। और यूनेस्को की खुद की एक इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन तो है ही। तो इतने सारे कमिटीज़ कह लो या फिर एसोसिएशन कह लो या फिर ऑर्गेनाइजेशन कह लो, इन सब ने मिलकर क्या किया है? रिपोर्ट को तैयार किया है। दैट्स वाई ये UPSC के लिए इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट बन जाती है। अब आगे बात करते हैं कि इस रिपोर्ट में है क्या। मेजर फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे। अब ये भी चीज़ गौर करने वाली है कि भाई अभी रिसेंटली हीट वेव्स हमने देखी। हीट वेव्स मतलब आपने बहुत सारी कह सकते हैं कंट्रीज़ में, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में मेजर हीट वेव को देखा। हीट वेव के कारण बहुत सारे लोगों की जान गई। और हीट वेव कह सकते हैं बहुत ख़तरनाक है। क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि हम लोग उसको फील कर सकते हैं। कहाँ पे? ऑन टेरिटोरियल लैंड, ज़मीन पे रह के। लेकिन ओशियंस का क्या? ओशियंस क्या गर्म नहीं हो रहे हैं? ओशियंस भी गर्म हो रहे हैं। 70% आपका पूरा अर्थ किससे घिरा हुआ है? वाटर से, और जिसमें ओशियन का सबसे ज़्यादा कह सकते हैं वॉल्यूम है। अब अगर बात करें, गौर करें एक एक पॉइंट पे, तो आप ध्यान से देखिए कि आखिरकार सबसे मेजर फाइंडिंग क्या निकल कर आई। सबसे पहला मेजर फाइंडिंग निकला है कि जो अपर 2000 मीटर ऑफ द ओशियन है, आप सबको पता है ओशियन की गहराई बहुत होती है। ओशियन जो है बहुत ज़्यादा गहरा है। जो उसकी अपर लेयर जो है, अपर 2000 मीटर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको समझाऊं तो अगर आप देखें कि ये अपर लेयर जो है 2000 मीटर की, ठीक है, 2000 मीटर की जो अपर लेयर है, और इसके नीचे भी समुद्र गहरा हो सकता है। टोटल समुद्र जो है तकरीबन 8 किलोमीटर गहरा हो। 8 किलोमीटर का मतलब 8000 मीटर हो सकता है। तो जो ऊपर के 2000 मीटर की बात हो रही है, यानी जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, उसके नीचे की यानी कि 2000 मीटर की अपर लेयर की बात करें अगर, तो वहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? वहाँ पे हीट कंटिन्यू आ रही है। कितनी हीट आ रही है? तो 0.32 प्लस माइनस 0.03, यानी कि 0.32 तो है ही, प्लस माइनस हो सकता है इतना। तो 0.32 वाट पर स्क्वायर मीटर 1960 से लेके अभी तक इतनी गर्मी जो है डेली ओशियंस क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें हो क्या रहा है? इसकी वजह से आपको जो है एक कंटिन्यू वार्मिंग, यानी कि कंटिन्यू ओशियन वार्मिंग को फेस करना पड़ रहा है। आगे बात करते हैं। अब आप सबको पता है कि ओशियंस की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ओशियन सरफेस भी ज़्यादा लेते हैं। तो 90% जो अर्थ का एनर्जी इम्बैलेंस है, मतलब जितनी एनर्जी सनलाइट से आई और जितनी एनर्जी आपकी सनलाइट से यहाँ से अर्थ से गई, ठीक है, क्या है? द डिफरेंस बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग एनर्जी, उसमें का भाग अगर बात करें तो 90% जो एनर्जी है, इनकमिंग एनर्जी, आउटगोइंग एनर्जी, जो हीट के फॉर्म में, सनलाइट के फॉर्म में, वो सिर्फ और सिर्फ ओशियंस अपने पास रखते हैं, एब्जॉर्ब बाय द ओशियंस। इससे होता क्या है कि भाई ओशियन का जो हीट कंटेंट है, OHC बोलते हैं, ओशियन हीट कंटेंट, वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी जितना ज़्यादा सनलाइट आएगी, जितना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गर्मी होगी, उतना ज़्यादा ओशियंस क्या होंगे? गर्म होंगे। आगे क्या लिखा जा रहा है?
अब इसकी वजह से होता क्या है कि डीऑक्सीजनेशन का प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब इसको समझिए आखिरकार कहना क्या चाहता है। अगर आपने किसी जनरल शॉप में गए होंगे तो वहाँ पे आपने ज़रूर कोला की बोतल ली होगी, तो हमेशा ठंडी रहती है। ठंडी रहती है तो उसमें जो है आप देखोगे जब ढक्कन खोलोगे तो उसमें आपको गैस निकलती हुई दिखेगी। तो एक्चुअली में होता क्या है, और अब वही चीज़ अगर आप देखोगे गर्म बोतल अगर उठा के तो उसमें उतना ज़्यादा गैस नहीं निकलेगी। तो कोल्ड वाटर जो होता है, कोल्ड वाटर वो ऑक्सीजन को ज़्यादा स्टोर करता है। ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई भी गैस हो, वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। लेकिन हमारे ओशन वाटर क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो गैसेस जो एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है किसी ओशन के पास, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ। ओशियंस जो है आपके सबसे ज़्यादा गैस कब एब्जॉर्ब करते हैं, जब वो वाटर कोल्ड हो, तो वो किसी भी गैस को जल्दी एब्जॉर्ब करेंगे। अगर वाटर वार्म है तो वार्म वाटर जो है ज़्यादा गैस एब्जॉर्ब करने की कह सकते हैं उसके पास कैपेसिटी नहीं होती। अब ज़्यादा ओशियंस गर्म हो रहे हैं, इसकी वजह से हो क्या रहा है कि वो मिक्स नहीं हो पा रहे। क्या नहीं मिक्स हो पा रहा है, ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो पा रहा है। इट प्रिवेंट ओशन लेयर फ्रॉम मिक्सिंग, lowering the oxygen content at near surface high latitude waters which reaches also in deeper water। अब जो हाई सरफेस वाटर है वहाँ पे अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो वही तो नीचे जाएगी, समझ रहे हो। तो इसलिए जो है हाई सरफेस वाटर को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोअर सरफेस पे भी जो है, डीपर सरफेस पे भी जो है ऑक्सीजन नहीं जा रहा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेशन। अब आगे बात करें कि ये चीज़ हो भी रही है कि नहीं, तो ये चीज़ अभी भी क्या है, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि अनक्लियर है। अब आगे बात करते हैं डीऑक्सीजनेशन क्या होता है। डीऑक्सीजनेशन आपके किसी भी मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन इज़ द बेसिक थिंग फॉर योर लाइफ। अगर बेसिक चीज़ नहीं है, समझ लीजिए यहाँ पे एयर में से ऑक्सीजन हटा दे तो आप नहीं जी पाओगे, वैसे ही वाटर में से ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो फिशिस और मरीन बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा क्या है, कष्टदायक है। आगे बात करते हैं, एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट लिखी गई है। वो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि सी लेवल का जो राइज हो रहा है, सी लेवल हैव राइजन कंटिन्यूसली सिंस 1993। 1993 से लेके अभी तक सी लेवल क्या है, बढ़ता ही जा रहा है, अभी तक डाउन आया नहीं। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। आगे देखते हैं आगे क्या कहना चाहता है रिपोर्ट। तो इस प्रॉपर इन्फोग्राफिक को ध्यान से देखिए। ये बात कर रहा है यूट्रोफिकेशन की, ठीक है। अगर आप देखें तो इसमें नीचे फिगर के नीचे यहाँ लिखा हुआ है फिगर 2 के, ये बात कर रहा है इंडिकेटर ऑफ कोस्टल यूट्रोफिकेशन पोटेंशियल, ICEP। यूट्रोफिकेशन क्या होता है अभी आपको मैं पहले वो दिखा देता हूँ। यूट्रोफिकेशन मतलब आप ये देखिए, जब भी आपके कह सकते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ या फिर बहुत सारा आप कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर जो करते हैं, तो यूरिया वगैरह जब आप यूज़ करते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, और इंडस्ट्रीज़ के जो पॉल्यूशन निकलते हैं वाटर के फॉर्म में, ठीक है, वाटर कैनल वगैरह से जो कह सकते हैं कि वो इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्लो करते हैं, उसमें कभी कभी फॉस्फोरस भी पाया जाता है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये जब भी किसी वाटर बॉडी को मिलते हैं तो ये जो है क्या क्रिएट करते हैं, यूट्रोफिकेशन क्रिएट करते हैं। यूट्रोफिकेशन में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा अल्गल ब्लूम भी देखने मिलता है। तो अल्गल ब्लूम किस इस प्रकार से होता है, अल्गल ब्लूम आपने देखा होगा, ये गर्मियों के मौसम में आपको ये चीज़ दिखेगी कि जहाँ पे जो है अचानक से हीट डिमांड यानी सनलाइट ज़्यादा मिलती है। सनलाइट की वजह से यहाँ पे जो एल्गी होती है, एल्गी का भी काम क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी को ज़्यादा सनलाइट मिल रहा है और उसका काम फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस के कारण उसको ज़्यादा फूड मिल रहा है, ज़्यादा फूड मिल रहा है तो उसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये पूरे के पूरे लेक को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। तो यही चीज़ जो है कोस्टल एरिया में भी देखने मिलता है। तो ये चीज़ अगर आप इस इन्फोग्राफिक से देखें तो ये क्या कह रहा है, ये 1900 का मैप देखिए, 1900 का मैप है। पहले इसका इंडिकेटर्स देख लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये आप देखो कि ज़ीरो, ये जो जितना आपका ब्लू कलर होगा उसका मतलब ये है कि नॉर्मल स्थिति है, और जितना आपका येलो इस कलर हो रहा है इसका मतलब ये है कि यूट्रोफिकेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 1900 के आसपास हम इंडिया की तरफ देखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे डार्क ब्लू है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप 1900s के अगर ध्यान से उस एरा को सोचे हो तो 1900s में हमारे पास उतनी ज़्यादा इंडिया में इंडस्ट्री नहीं थी, ना इंडस्ट्री थी, कह सकते हैं इंडस्ट्री नहीं है, प्लस हम लोग एग्रीकल्चर में भी उतना आगे नहीं थे, एग्रीकल्चर भी नहीं है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी यूज़ नहीं करते थे, कुछ नहीं है। तो हमारे ओशियंस में जो पॉल्यूशन जा रहा था वो क्या था, उतना ज़्यादा हानिकारक नहीं था कि वो यूट्रोफिकेशन या अल्गल ब्लूम के कारण बने। लेकिन जैसे जैसे हम आज़ाद हुए, ये 1900 का मैप्स है, अब जैसे जैसे हम लोग आज़ाद बन रहे हैं तब देखते हैं क्या होता है। अब ये 1970 का टाइम है हमारे यहाँ पे। 1970s में आप देखोगे कि जस्ट अभी हम लोग ने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया है, धीरे धीरे हम लोग जो है ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और कह सकते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे थोड़ा फर्टिलाइज़र वगैरह भी, यूरिया वगैरह भी आए फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो उस टाइम में आप देखोगे यूट्रोफिकेशन का स्टेटस क्या है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है, डार्क ब्लू से अभी जो है थोड़ा लाइट डार्क ग्रीन की तरफ गया है। अब येलो इस कब हो रहा है, आज के टाइम 2010 का अगर आप डेटा देखोगे तो आज का आज यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की तरफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या देखने मिल रहा है, यूट्रोफिकेशन देखने मिल रहा है। क्यों? बिकॉज बांग्लादेश भी अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहता है, प्लस इंडिया भी अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहता है, और इसकी वजह से हो क्या रहा है, बहुत सारा पॉल्यूटेंट कंटेंट्स जो है यहाँ पे ऑक्यूपाई हो रहा है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने मिल रहा है, यूट्रोफिकेशन देखने मिल रहा है। कहाँ पे? कोस्टल एरिया में। बढ़ते हैं आगे। ये यूट्रोफिकेशन मैंने बताया, यूट्रोफिकेशन ये चीज़ है। अब यूट्रोफिकेशन में होता क्या है ये देख लो ध्यान से थोड़ा सा, कि जब भी यहाँ पे जो एल्गीज हैं, इसको ध्यान से देखिए, यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जब भी एल्गीज को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल जाता है तो वो अपने आप को क्या करती है, ग्रो करती है, अपने आप को ग्रो करती है, एक्सपांशनली ग्रो करती है, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। अब इनकी जनसंख्या बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि ये भी वाटर में ही रह रहे हैं, तो इनका डिमांड क्या है, ऑक्सीजन का बढ़ जाएगा, इनका डिमांड ऑक्सीजन का बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले 2 जन थे, अब जो है 200 हो गए हैं, तो 200 लोग ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे, समझ रहे हो, ये 200 लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा करेंगे कंपैरेटिवली 2। तो बाकी भी स्पीसीज तो उनके साथ रह रही थी, ये फिश रह रही थी, ये छोटी फिश रह रही थी, स्नेल्स वगैरह यहाँ पे सब रह रहे थे। तो उस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन था पहले 2-3 जो एल्गी थी उसके लिए मिल रहा था, अब लेकिन बिकॉज बहुत ज़्यादा एल्गी हो गई, मान लेते 200-400 हो गई है, तो वो जो है ऑक्सीजन भी डिमांड करेगी, तो ऑक्सीजन तो लिमिटेड है, तो वो सारा ऑक्सीजन ये एल्गी ले लेती है, और बाकी सारा ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाता है, कम, जिसकी वजह से आपको जो है बहुत सारी फिशेस की डेथ होती हुई दिखेगी ऐसी एल्गी, या फिर कह सकते हैं ऐसे अलगल ब्लूम में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आगे इस रिपोर्ट में ही, बट उससे पहले ये देख लो कि अलगल ब्लूम जो है आपको बहुत सारे कलर्स में भी दिखेंगे, जैसे कि कहीं कहीं पे कुछ अलगी जो है आपको पिंक कलर में या रेड कलर में भी दिख सकती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा लेक या लगून कह सकते हैं क्या हो जाता है, पिंकिश कलर में हो जाता है। और कभी कभी ग्रीन में भी दिखेगा, और कभी कभी आपको जो है ये ब्लू में भी कोस्टल एरिया में ये अलगी दिखेगी, जो कि ब्लू कलर क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, इसे बायोलुमिनेसेंस भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं और क्या बात हुई इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट में ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में बोला गया कि ओशन एसिडिफिकेशन क्या है, लगातार ग्लोबल लेवल पे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब ग्लोबल लेवल पे आपका ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, और कैसे बढ़ रहा है, तो भाई ग्लोबल एसिडिफिकेशन मतलब बात ही क्या हो रही है, एसिड की बात हो रही है। तो आपका कोस्टल वाटर जो है सबसे ज़्यादा एसिडिफाइड होगा, क्योंकि कोस्टल एरिया में इंसान ज़्यादा रहता है, वहीं पे पॉल्यूशन ज़्यादा भी करेगा, तो आपका वो एसिडिक टर्न हो रहा है। कैसे टर्न हो रहा है, तो 2 रीज़न है, एक तो ह्यूमन और एक तो नेचुरल। नेचुरल रीज़न की अगर बात करें तो नेचुरल रीज़न में जैसे कि फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स, बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर आप डाल रहे हो, ठीक है, इनडायरेक्टली कह सकते हैं नेचर जो है हीट ज़्यादा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है, तो बर्फ़ ज़्यादा पिघलेगी, उसकी वजह से नदियों में पानी ज़्यादा आएगा, वो पानी जो है फ्रेश वाटर ज़्यादा आपको कहाँ दिखेगा, कोस्टल एरिया में। बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है, फिर टेम्परेचर में चेंजेस आना, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपका वाटर में एसिडिटी आ सकती है, अभी देखेंगे कैसे। फिर ह्यूमन एक्टिविटी में जैसे कि आप क्या कर रहे हो, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की वजह से आपके वहाँ पे जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उस वेस्ट को क्या कर रहे हो, कोस्टल एरिया में इन्फ्लक्स कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपका
कोस्टल वाटर में एसिडिफिकेशन देखने मिलता है। अब ये एसिडिफिकेशन, ओशन एसिडिफिकेशन मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आप देखें तो ये डेटा जो है आपको दिखाएगा कि आपके एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा क्या है CO2 है, वो CO2 जितना ज़्यादा रहेगा वो CO2 जो है सिंपल सी बात है कि वाटर में डिज़ोल्व भी होगा। तो जब ये वाटर में डिज़ोल्व होगा तो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात ये है कि जब ये वाटर में डिज़ोल्व होता है तो एक एसिड बनाता है जिसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बनने के बाद इसमें एक H+ आयन क्या होता है, रिलीज होता है, यानी इनडायरेक्टली फ्री होता है। तो H+ आयन किससे मिलता है, इसी बनाए हुए कार्बोनिक एसिड CO3 में आप देखोगे तो यहाँ H2 है, H2 में से एक H+ आयन अलग हो गया तो बचा क्या HCO3 क्या हो जाता है फिर आपका बाइकार्बोनेट। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। अब यही बाइकार्बोनेट देखोगे तो कहाँ से आ रहे हैं, ये कार्बोनेट आयन से आ रहे हैं। कार्बोनेट आयन जो है नॉर्मली आर वेरी हेल्पफुल फॉर, ये जो सेल जिनके पास होते हैं, कोरल रीफ्स जो है उनके लिए हेल्पफुल है। स्नेल्स जो होते हैं जिनके पीठ पे जो है कवच होता है, ठीक है, सेल कॉन्च वगैरह, ये सब को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कार्बोनेट आयंस फॉर देयर एबेंडेंट क्वांटिटी रिमेन्स इन द ओशन। अब आगे क्या हो रहा है, क्योंकि अब आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा हो रहा है, आप ज़्यादा पॉल्यूशन रिलीज कर रहे हो, तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्सअप भी करोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज़्यादा ओशियंस कार्बन डाइऑक्साइड की डिमांड करेंगे, उतना ज़्यादा जो है वो मिक्सअप होगा और उतना ज़्यादा H+ आयन रिलीज होगा और वो H+ आयन जो है आपका बाइकार्बोनेट बनाएगा। अब ये बाइकार्बोनेट जो बन रहा है, बाइकार्बोनेट आ कहाँ रहा है, तो इसी कार्बोनेट आयन से आ रहा है। अब कार्बोनेट आयन जो है नॉर्मली हेल्पफुल होना चाहिए किसके लिए, इनके लिए, कि भाई ये जो है नॉर्मल जो कोरल रीफ्स हैं जो उनके लिए जो है और बाकी जो स्नेल्स वगैरह है उनके कवच के लिए काम करे। लेकिन ज़्यादा बाइकार्बोनेट की वजह से क्या होता है कि उसका कार्बोनेट आयन किस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इधर बाइकार्बोनेट बनाने में। तो इसलिए जो है आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पीसीज को भी नुकसान देखने मिलेगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं और भी सारी चीज़ें हमको क्या करनी चाहिए उपाय में। तो आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है जो कि 2030 तक चलना चाहिए, ठीक है, चलेगा वैसे तो, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये भी क्या बोलता है कि भाई आपको जो है लाइफ बिलो वाटर और मरीन डाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इसमें जो है साफ साफ 14 नंबर का अगर आप गोल देखो, ये 14 नंबर का गोल क्या कहता है, लाइफ बिलो वाटर, उसको क्या करना है, सेव करना है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आपको क्या कर रहा है, बचाने की बात कर रहा है कि मरीन वाटर को क्या करो, बचा के रखो। और आगे बात करें तो एक और कन्वेंशन या कह सकते हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है जिसका नाम है कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जो कि एक गोल देता है कि 30% ऑफ द ओशन क्या करना है, उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। 2030 तक हमें एटलीस्ट 30% ओशियंस जो कि क्या है बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से, उसको क्या करना है, अभी हमको क्या करना है, बचा के उनको रखना है, ठीक है, ताकि वहाँ पे हम लोग अच्छे से कंजर्वेशन कर सके और सस्टेनेबल रिसोर्सेज को यूज़ करके वहाँ पे अच्छा खासा एक रिजल्ट जनरेट कर सके मरीन प्रोटेक्शन के लिए। आगे बात करें तो और भी बहुत सारे ज़रिए हैं जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं कि भाई प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं। तो मरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल प्रोसेस या फिर टेक्नोलॉजी कह लो, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप उसमें नेचुरली यूज़ कर सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन, तो अलगी हो गए, प्रोड्यूसर लेवल पे जो भी वहाँ पे स्पीसीज है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हों और सनलाइट को लेके फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सनलाइट, सनलाइट तो आ ही रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में है या ओशियन में है उसको कौन लेगा, तो अलगी ले लेगा। तो अलगी को भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो इनडायरेक्टली हमको कार्बन डाइऑक्साइड देना भी है, तो हम लोग अलगी का क्या कर सकते हैं, ग्रोथ भी कर सकते हैं। उसमें जो है आप सी वाटर की केमिस्ट्री को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लाइए, या तो मरीन में जो है मरीन एरिया में यानी कि जो आपका सी वाटर है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दे, जैसे कि आयरन जो है, आयरन का जो रस्ट होता है
उस पर जो है बहुत ज़्यादा आपको एल्गी फॉर्मेशन दिखेगा, तो आयरन के डस्ट को भी क्या किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एल्गी का ग्रोथ भी किया जाता है बहुत सारे एरिया में, ठीक है। और उसमें प्लैंकटन्स का ग्रोथ देखोगे, ठीक है। फाइटोप्लैंकटन्स जो है उसके ग्रोथ के लिए भी जो है आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है यूज़ की जाती है, ताकि जो है आगे क्या किया जा सके कि कार्बन डाइऑक्साइड ओशन से रिलीज़ किया जा सके। बट इसके कुछ कह सकते हैं रेपरकशंस भी है, जैसे कि अगर आप ज़्यादा अलगी के लिए अपना कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहे हो उसके ग्रोथ के लिए, तो अगर आप ज़्यादा एल्गी ग्रो करोगे, अगर आप ज़्यादा एल्गी ग्रो करोगे तो सिंपल सी बात है कि अलगल ब्लूम भी होगा, बहुत ज़्यादा अलगी हो जाएगी तो अलगल ब्लूम होगा। और आपने इनको जनरेट किया था बिकॉज ऑफ CO2 क्या कर सके, ये एब्जॉर्ब कर सके, लेकिन एल्गी है, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये सब क्या है, इनकी जो उम्र होती है, एज होती है, उतना ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। तो ये कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में जो है डेथ भी हो जाएंगे, ठीक है। जब ये डेथ हो जाएगी इनकी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या करेंगे, डीके भी होंगे। डीके मतलब सड़ेंगे। तो जब सड़ेंगे तो उसके अंदर का जो है प्रॉपर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र में ही जाने वाला है, ठीक है। तो कार्बन रिलीज तो होगा ही होगा, किसी ना किसी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो उसको आफ्टर डेथ उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड या कह सकते हैं कार्बन तो निकलता ही है। तो ये चीज़ जो है थोड़ा बहुत क्या है, चर्चा का विषय है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि स्टेट ऑफ द ओशन वाटर रिपोर्ट 2024 में दिए गए थे, जो इम्पोर्टेंट है हमारे न्यूज़ के लिए, सॉरी हमारे UPSC के लिए। तो आप ये सारे पॉइंट्स जो पीछे थे उसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए, ताकि कहीं भी इसको मेंस की एग्ज़ाम में यूज़ किया जा सके। थैंक यू सो मच।